गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ग सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जंतु। और रेंगने वाले जंतु में हमने आपको बताया था सर्प, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली, और उनके लक्षण भी बताए थे कि उनके वो कैसे होते हैं। सूखी त्वचा होती है। और उसी के आगे आज हम आपको बताएंगे वर्ग पक्षी। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चों, वर्ग पक्षी। वर्ग पक्षी यानी कि क्लास एफ। वैसे तो पक्षी बर्ड्स कहा जाता है, लेकिन बायो की भाषा में इसे हम एप्स कहेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्लास एफ। वैसे सभी जानते हैं कि बर्ड्स माने पक्षी होता है ना। लिख लिया सभी ने? चलिए सबसे पहले थोड़ा सा लिखेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि पक्षी कितने प्रकार के होते हैं। पक्षी बहुत प्रकार के होते हैं। और उन्हें पक्षी क्यों कहा जाता है? उन्हें पक्षी क्यों कहा जाता है? जैसे जंतु है, कोई बिल्ली है तो उसे बिल्ली कह रहे हैं, उसे जंतु कह रहे हैं, एनिमल कह रहे हैं, लेकिन उसे पक्षी क्यों नहीं कह रहे? या पक्षी को हम जंतु क्यों नहीं कह रहे? क्यों? क्योंकि लक्षणों के आधार पर, जैसे हमने कि आपको वर्गीकरण बताया है कि हर किसी को उनके लक्षणों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो इनके पास लक्षण क्या है? उड़ने का है। इनके पास पक्ष हैं, इनके पास पंख हैं। और पंख जितने भी पक्षी हैं उनके पास क्या है? पंख। और इन्हीं पंखों के आधार पर इन्हें क्या कर दिया गया? वर्गीकृत। अब वर्गीकृत तो कर दिया, इनका एक पूरी क्लास लगा दी गई है, वर्ग बना दिया गया। इस वर्ग के अंतर्गत जितने भी पक्षी हैं, लेकिन उन पक्षियों में भी बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं, और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो नहीं उड़ते हैं। बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनके पंख तो हैं लेकिन वे नहीं उड़ पाते। जानते हैं आप? सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सब जानते हैं कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। उसके पंख होते हैं लेकिन वे नहीं उड़ पाता। क्यों? इसलिए नहीं उड़ पाता क्योंकि उसके शरीर का वजन भारी है, और भारी होने के कारण पंख उसके शरीर के वजन को उठा नहीं पाते, इसलिए वह उड़ नहीं पाता। आपने सुना होगा कीवी। कीवी भी एक पक्षी है, लेकिन वह भी नहीं उड़ पाता है। ये दौड़ सकता है, जैसे ऑस्ट्रिच है, ये भी बहुत तेज़ दौड़ सकता है। कीवी भी बहुत तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार एक पक्षी और था जिसका नाम था डोडो, लेकिन अब वह डोडो विलुप्त हो चुका है। अब डोडो पक्षी नहीं है। तो ये पक्षी ऐसे थे जो थे तो पक्षी लेकिन उड़ नहीं सकते थे। ठीक है, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो सुंदर नहीं होते। लेकिन सब पक्षी किसके अंतर्गत आते हैं? वर्ग के अंतर्गत, एप्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इसके लिखेंगे पक्षियों लिखेंगे इस वर्ग के जंतुओं में, इस वर्ग के जंतुओं में अग्रपाद पंखों में, इस वर्ग के जंतुओं में अग्रपाद, इस वर्ग के जंतुओं में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब देखिए, जिसकी जो आगे के पैर हैं वे किसमें रूपांतरित हो रहे हैं? आगे के, है ना। पंख आगे के पंजों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं। क्या लिखा आपने? कि इस वर्ग के जंतु में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं। इनका विकास सरीसृपों से हुआ है। इनका विकास सरीसृपों से हुआ है। इसीलिए इन्हें सरीसृप भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें सरीसृप भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सरीसृप भी कहते हैं। यानी कि
सरीसृप वैसे नहीं कि रेंगने वाले ही हो, लेकिन उससे विकास हुआ इसलिए इन्हें सरीसृप पंछी भी। और लिखेंगे पक्षियों का श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। पक्षियों का श्वसन फेफड़ों से होता है। पक्षियों का श्वसन फेफड़ों से होता है। अब हेडिंग डालेंगे लक्षण। क्या हेडिंग डालेंगे? लक्षण। ठीक है, लक्षण में लिखेंगे नंबर 1, इनका शरीर, किनका शरीर? पक्षियों का। इनका शरीर, सिर, इनका शरीर, सिर, कौमा ग्रीवा, कौमा ग्रीवा, कौमा धड़, कौमा धड़ एवं पुच्छ में। इनका शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ में विभेदित होता है। देखिए पक्षियों का शरीर किसमें? सबसे पहले सिर है, सिर के बाद उनका क्या है? धड़ है, फिर पुच्छ में विभेदित, यानी कि कितने भागों में बटा? सिर, ग्रीवा, धड़ और पुच्छ। सबसे पहले सिर आया, इस तरीके से आप देखते हैं पक्षियों को, सबसे पहले सिर, फिर ग्रीवा, फिर धड़ और फिर पुच्छ। हुआ तो 4 भागों में ये क्या हो गया? विभाजित हो गया। नंबर 2 लिखेंगे इनमें पश्चपाद, इनमें पश्चपाद चलने, इनमें पश्चपाद चलने, कौमा कूदने, इनमें पश्चपाद चलने, कौमा कूदने तथा अग्रपाद उड़ने हेतु, तथा अग्रपाद उड़ने हेतु रूपांतरित होते हैं, तथा अग्रपाद उड़ने हेतु रूपांतरित होते हैं। अगला पॉइंट, इनकी त्वचा पतली, इनकी त्वचा पतली एवं रूखी होती है। इनकी त्वचा पतली एवं रूखी होती है। आपने किसी पक्षी को हाथ में लिया होगा तो देखा होगा कि कैसी त्वचा है? पतली होती है त्वचा, एकदम पतली झिल्ली जैसी होती है। और कैसी आपको दिखाई देती है? रूखी रूखी टाइप की, है ना, रूखी होती है। तथा इनका शरीर परों से ढका होता है, तथा इनका शरीर परों से ढका होता है। अब आपने देखिए जैसे पैरट है, पैरट का आपने बच्चा देखा होगा तो उस पर पंख नहीं होते, कैसा दिखाई देता है? बहुत पतला पतला गुलगुला गुलगुला सा। फिर लेकिन जब इनके अंदर पर आ जाते हैं तो ये पर से ढक जाते हैं, और जबकि ये देखने में कैसी बिल्कुल पतले दुबले होते हैं। क्या लिखा आपने? इनकी त्वचा पतली एवं रूखी होती है तथा इनका शरीर परों से ढका होता है। अगला नंबर लिखेंगे, इनके मुख पर कठोर, इनके मुख पर कठोर हारनी चोंच पाई जाती है। इनके मुख पर कठोर हारनी चोंच पाई जाती है जो दांतों का रूपांतरण मानी जाती है, जो दांतों का रूपांतरण मानी जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें प्रत्येक नेत्र के चारों तरफ, इनमें प्रत्येक नेत्र के चारों तरफ स्केलो रोटे, स्केलो रोटे, स्केलो रोटे प्लेटों का बना, स्केले रोटे प्लेटों का बना अस्थि छल्ला पाया जाता है। बना अस्थि छल्ला पाया जाता है।
अगला पॉइंट लिखेंगे, देखिए तो आपने क्या देखा, नेत्र के चारों तरफ क्या है, स्केलेरोटिक्युलेट। तो आपने देखा होगा कि कोई पंछी है उसकी ऐसे आंख होती है, आपने आंख के पास देखा होगा ऐसे गोल छल्ला एक बना रहता है। अगर ना देखा हो तो जिसके घर पे आज पैरट या कोई भी चिड़िया हो तो आप उसे देख लेना, आंख होगी, आंख के ऊपर इस प्रकार का क्या होगा, एक छल्ला सा बना होगा। जिसके घर पे पैरट हो आसानी से दिख सकता है। तो ये क्या है, स्केलेरोटिक्युलेटों का छल्ला बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, ये हड्डी का होता है, अस्थि का होता है, इसलिए क्या है, उनकी चारों तरफ से आंख मजबूत रहती है। मतलब बाहर से जैसे हम लोगों को भी है तो ऐसे हम लोगों को आंखें दिखती हैं, फिर इसके अंदर ये आंख होती है ना, ऐसे इनके अंदर भी छल्ला होता है और उस छल्ले के अंदर ये नेत्र। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इनका हृदय 4 वेशमों का बना होता है। इनका हृदय 4 वेशमों का बना होता है। इनका हृदय 4 वेशमों का बना होता है। अगला पॉइंट, ये समतापी जीव होते हैं। ये समतापी जीव होते हैं। ये समतापी जीव होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें खोखली हड्डियों का हल्का कंकाल पाया जाता है। इनमें खोखली, अर्धखोखली, खोखली या अर्धखोखली, इनमें खोखली या अर्धखोखली अस्थियों का बना अंतः कंकाल पाया जाता है। बना अंतः कंकाल पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये शिशु ये अंडे देते हैं। मतलब जब ये बच्चों को जन्म देते हैं तो किस रूप में, अंडों के रूप में। ठीक है, ये अंडे देते हैं, लेकिन चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है, चाहे ना लिखो तो चाहे लिख लो, लेकिन चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो शिशु को, जो बच्चे को जन्म देता है। लेकिन चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो शिशु को यानी कि बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, बाकी सारे पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक, लिखेंगे उदाहरण में, अब नीचे लक्षण होगा इससे, अब उदाहरण लिख दीजिए, यानी कि कौन कौन से पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण लिखिए, कबूतर, कौमा गौरैया, कबूतर, कौमा गौरैया, कौमा कौवा, कौमा कीवी, कौमा शुतुरमुर्ग, कौमा बतख आदि। ऐसे तो फिर बहुत सारे पक्षी हैं, आपकी नोटबुक भर जाएगी, है ना, आदि। ठीक है, तो ये क्या है, पक्षी वर्ग के अंतर्गत ये लक्षण पाए जाते हैं। इनमें लक्षण के आधार पर हमने क्या किया है, वर्गीकृत किया है। चलिए आप लिखें मुख्य सदस्य यानी कि इसके मुख्य सदस्य कौन कौन से हैं, ये लिख लेंगे। मुख्य सदस्य में लिखेंगे कबूतर, मुख्य सदस्य के आगे लिखेंगे कबूतर, लिखेंगे।
यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा, यह लगभग 20 से 25, यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा, यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा, कॉमा स्लेटी रंग के परों से ढका, कॉमा स्लेटी रंग के परों से ढका, कॉमा सर्वाहारी पक्षी है। तो आपने देखा कि कबूतर किस रंग का होता है? स्लेटी रंग का। तो इन्होंने यही बताया है कि यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा, स्लेटी रंग के परों से ढका, सर्वाहारी पक्षी है। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? सब कुछ खा लेने वाला, है ना। इसका शरीर सिर, कॉमा गर्दन और पूंछ में विभाजित होता है, पूंछ में विभाजित होता है। इसकी छोटी चोंच, दांत रहित, इसकी छोटी चोंच दांत रहित, ऐसे मुड़ी होती है इसकी चोंच, कबूतर की मुड़ी होती है ना, दांत रहित और मुड़ी हुई होती है, दांत रहित और मुड़ी हुई होती है। इनमें मुड़ी होती है। ये एक लिंगी और अंडयुज होते हैं। ये एक लिंगी और अंडयुज होते हैं। ये एक लिंगी और अंडयुज होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अब हम इसको बता दे रहे हैं कि कबूतर क्या है। कबूतर भी एक समझदार पक्षी है। ठीक है, बहुत से लोग इसे शौक में पालते हैं। हमारे प्राचीन काल में राजा महाराजा इसे किस लिए पालते थे? क्योंकि एक संदेश वाहक का कार्य करता था। जैसे आज संदेश वाहक का कार्य डाकिया करता है या परिवहन करते हैं कि यहाँ से कानपुर हमें कोई संदेश भेजना है। अब तो कितनी टेक्निकल हो गई है कि अब हमारा संदेश कौन पहुँचा रहा है? मोबाइल पहुँचा रहा है ना। इससे पहले भी एक संदेश पहुँचाए जाते थे जिसको कहते थे फैक्स। सुना है आपने? फैक्स। जैसे मोबाइल में अभी हम व्हाट्सअप चलाते हैं, इसी तरीके से पहले व्हाट्सअप अवेलेबल नहीं था, सिर्फ हम लोग बात करते थे। तो पीसीओ में एक फैक्स मशीन हुआ करती थी, उसमें फोटोकॉपी का प्रिंट रखा जाता था और वहाँ से सेंड कर दिया जाता था। तो जहाँ पर फैक्स की मशीन लगी होती थी वो प्रिंट वहाँ पर पहुँच जाता था, वहाँ पर फोटोकॉपी होकर निकल आता था। लेकिन अब तो इतनी टेक्निकल हो गई है कि अब तो व्हाट्सअप पे ही फ़ोटो खींचो और सेकंडों में दूसरे के पास पहुँच जाता है, चाहे वो विदेश में हो चाहे नहीं। तो पहले ये कबूतर जो था क्या करता था? हमारा संदेश वाहक का कार्य करता था। इसको बहुत सिखाया जाता था। सिखाने के बाद ये एक महाराजा से दूसरे महाराजा यहाँ पत्र लाने ले जाने का कार्य करता था। कभी कभी दुर्घटनावश लोग इसे मार देते थे और इसका पत्र छीन लेते थे, उसके बारे में पढ़ लेते थे कि किसके लिए पत्र लिए जा रहा है और उसकी योजनाओं को समझ लेते थे, है ना। जैसे किसी ने अपने दूसरे महाराजा को योजना भेजी कि ये योजना करनी है, तो दूसरे ने देखा कि पत्र लिए जा रहा है, उसने उसे तीर से मारा और उसका पत्र देख लिया ये क्या संदेश जा रहा था। तो ये आपका आज का तो जो वर्ग जो था क्या था? वर्ग पक्षी कंप्लीट है हो गया। कल हम आपको बताएंगे इसी वर्ग पक्षी में स्तनधारी, कि स्तनधारी कौन से होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो बना ले, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसका डायग्राम नहीं आता है।